आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टूडेंट्स आपको पढ़ाया था व्हाट इज अकाउंटिंग। आज के हमारे लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बता रहे हैं आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स सीखना इसलिए भी जरूरी है कि इससे आपको आइडिया होता है कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या हैं और किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए, किस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए। तो डेबिट क्रेडिट सीखने से पहले स्टूडेंट्स हम पहले आज आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स समझाते हैं एक चार्ट बना के, ताकि आप स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि कौन से अकाउंट का किससे ताल्लुक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स नजर आ रहा है। इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को पता ही है कि अकाउंटिंग के 5 पिलर्स होते हैं। आपको स्क्रीन पे पहला पिलर नजर आ रहा है एसेट्स। अच्छा, एसेट्स अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, लेकिन अभी हम इंक्रीज और डिक्रीज की रिकॉर्डिंग अभी नहीं सिखाएंगे आपको। अभी आपको हम पहचान बताएंगे कि क्लासिफाई करके दिखाएंगे कि क्यों ये चीजें क्यों एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स हैं। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि एसेट्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स। नंबर 1 इज करंट एसेट्स। Current assets, all those assets which are fluctuate within a year is called current assets. वो तमाम एसेट जो एक साल में कम और ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के समझाने के लिए, वो क्या है? करंट एसेट। जैसे स्टूडेंट्स पहला नाम आपको कैश इन हैंड नजर आ रहा है। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, और ये एसेट्स कौन सा एसेट्स है बेटा? कि जिसके अंदर आपकी कंपनी के लॉकर में जो कैश आपके पास रखा हुआ है उसको हम अपने क्लासिफिकेशन में, अपने चार्ट में किस नाम से लिखेंगे स्टूडेंट्स? कैश इन हैंड के नाम से। लेकिन स्टूडेंट्स जो पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए उसका नाम क्या है? कैश एट बैंक, या सिंपली बैंक भी कह सकते हैं आप। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। स्टूडेंट जब हम किसी को क्रेडिट पे माल बेचते हैं वो हमसे प्रॉमिस कर लेता है कि हम आपको 30 दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, आप 30 दिन बाद पैसे दे देंगे। तो 30 दिन तक हमें अपने पास रिकॉर्ड लिख के रखना पड़ता है कि अकाउंट रिसीवेबल के उस पार्टी से हमें पैसे, उस कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं। और अगर बाकायदा इसके एक्सचेंज में अगर हम बिल जारी कर दें और वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल की बजाय स्टूडेंट हम फिर इसको किस नाम से लिखते हैं? बिल रिसीवेबल, कि हमें पार्टी से बिल रिसीवेबल के पैसे वसूल करने। इसी तरह अगर हम स्टैम्प पेपर पे कस्टमर से लिखवा लें कि किस तारीख को आप पैसे देंगे, वो उस पर अपना सिग्नेचर और विटनेस दोनों कि साइन करवा के आपको दे दे, आपको हैंड ओवर कर दे, तो वो फिर आपको किस नाम से आप अपने पास रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट्स? नोट रिसीवेबल के नाम से। इसी तरह स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जिसको ओ लेवल्स के अंदर हम कहते हैं स्टॉक एंड ट्रेड। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक एंड ट्रेड क्या चीज है स्टूडेंट्स? हम जिस चीज का कारोबार कर रहे हो, हमारी एंटिटी जिस चीज का कारोबार कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी बुक्स में डील करती है, हम बुक्स, रेडीमेड बुक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसका मतलब हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो स्टॉक में पड़ी हुई है, अभी बिकी नहीं है, वो हमारा एसेट है। और वो एसेट हमारा किस नाम से स्टूडेंट कहलाएगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके लिए बात जहन में रखिएगा, बड़ी टेक्निकल बात, कि वो स्टॉक जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेजेस के नाम से लिखते हैं पीरियोडिक सिस्टम के अंदर, लेकिन जब तक हम इसको खरीदते जा रहे हैं परचेजेस के नाम से लिखते जा रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक बच जाता है, जो बिका नहीं है, अनसोल्ड है, उसको फिर हम अपने पास परचेजेस का अकाउंट में, क्योंकि परचेज एक्सपेंस होता है, क्लोज कर देते हैं। तो उस बचे हुए स्टॉक को स्टूडेंट हम किस नाम से लिखते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो इस साल की एंडिंग होती है और अगले साल की ओपनिंग होती है। आगे आइए स्टूडेंट्स, फिर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसको इन अदर वर्ड यू कैन से एडवांसेस। ये जो हम एडवांस दे रहे हैं, ऐसे एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स जो हमने अभी वक्त से पहले पे कर दिए हैं, अभी टाइम उसका गुजरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 साल का रेंट अदा कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मंथली रेंट 1000 है स्टूडेंट्स, और मैंने 12 मंथ्स का रेंट 12,000 स्टूडेंट्स पे कर दिया है।
तो बताइए वो जो मैंने 12,000 रेंट पे किया है एडवांस में, वो फिर रेंट एक्सपेंस नहीं है, वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? प्रीपेड रेंट कहलाएगा। ठीक है, हाँ अगर मंथली होता तो आप रेंट एक्सपेंस लिख सकते हैं उसको। इसी तरह आगे आइए स्टूडेंट्स, फिर एक और लफ्ज है सप्लाईज। ठीक है, सप्लाईज क्या है? स्टेशनरी का सामान, स्टेशनरी, स्टेपलर मशीन, पेपर्स, गम, कार्बन पेपर्स, लेकिन अनयूज्ड जो पैक हैं, इस्तेमाल नहीं हुए, अनयूज्ड हैं, वो हमारी सप्लाईज है, स्टेशनरी का सामान है, वो भी हमारा करंट एसेट्स है। आई होप स्टूडेंट करंट एसेट याद करना आपके लिए बहुत आसान हो गए होंगे। अब आइए दूसरे हैं नाउन करंट एसेट्स, इन अदर वर्ड यू कैन से फिक्स्ड एसेट्स। अब ये नाउन करंट एसेट्स को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने समझाने के लिए स्टूडेंट्स को। एक का नाम टेंजिबल फिक्स एसेट्स और दूसरे का नाम इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स की, तो उसमें आता है लैंड, ऐसा एसेट जिसकी लाइफ कई साल उसकी जिंदगी हो और वो हमारे पास 1 साल से ज्यादा अरसे तक हमारे पास रहे, लॉन्ग लाइफ हो, उसकी जो यूटिलिटी है, उसका इस्तेमाल है, वो कई साल तक इस्तेमाल में आए, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नाउन करंट एसेट। उसकी मिसालें कुछ आपके सामने हैं। उसको लैंड भी कहते हैं स्टूडेंट्स, बिल्डिंग भी कहते हैं, फर्नीचर, मशीनरी भी इसमें शामिल होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, फोटोस्टेट मशीन, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो ऑफिस में इस्तेमाल होता है, ये तमाम हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं बिकॉज दे आर फिजिकली एग्जिस्ट। बट स्टूडेंट वो एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होते या उनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे कंपनी की साख और कंपनी की शोहरत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या जिससे कंपनी को बेनिफिट हासिल होता है, वो कहते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट। जैसे उसमें नंबर 1 पे स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर 1015 में गुडविल नजर आ रहा है। गुडविल से मकसद किसी भी कंपनी का नाम, साख जिसको कहते हैं, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट्स, आपकी प्रोडक्ट आपकी कोई चोरी ना हो जाए, कोई उसी आपके ही नाम से बेचे नहीं, आप गवर्नमेंट से उसके कॉपीराइट ले लेते हैं। कॉपीराइट की तरह इसी तरह एक और आइटम होता है पेटेंट्स, कि आपका आइडिया, आपका डिजाइन, आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका इन्वेंशन कोई दूसरा जो है आइडिया चोरी ना कर ले, आप उसके भी पेटेंट्स ले लेते हैं ताकि वो आपको सेल करने में आपकी मोनोपोली कायम हो मार्केट में, तो आप उसके पेटेंट्स ले लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स ट्रेडमार्क, जैसे मैकडॉनल्ड्स का एम ट्रेडमार्क है, ठीक है, और मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ ट्रेडमार्क होते हैं जो उनकी शोहरत का, जैसे नाइक का टिक आपने देखा है कि उनकी शोहरत का सबब है वो, तो ट्रेडमार्क भी। लेकिन क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इस वजह से इनको कहते तो फिक्स एसेट है, लेकिन स्टूडेंट ये फिक्स एसेट्स की कौन सी टाइप है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इन शॉर्ट स्टूडेंट अगर मैं इसको क्विकली रिवाइज करूं तो आप यूं कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम जो चार्ट तैयार कर रहे हैं उसमें पहला नाम आज हमने सीखा एसेट्स, पहला पिलर एसेट्स। एसेट्स को स्टूडेंट्स हमने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 हिस्सों में। पहले हिस्से का नाम क्या दिया स्टूडेंट्स हमने? करंट एसेट, और दूसरे का नाम नाउन करंट एसेट्स। ओके, करंट एसेट्स हमें याद करने होंगे, आप इसको मेमोराइज कीजिएगा कि कैश हो, बैंक हो, अकाउंट रिसीवेबल हो, बिल रिसीवेबल हो, नोट रिसीवेबल हो, मर्चेंडाइज, प्रीपेड, ऑफिस सप्लाईज। और इसी तरह नाउन करंट एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स और इनटेंजिबल फिक्स एसेट। टेंजिबल की बात करूं तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इक्विपमेंट। इनटेंजिबल की बात करूं तो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। और स्टूडेंट्स अभी हम रूल्स नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके बाकायदा इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बाकायदा आपको ट्रांजैक्शंस लिख के फिर हम प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि एसेट जब इंक्रीज होते हैं, ये जितने स्क्रीन पर आपको आइटम्स नजर आ रहे हैं, जब ये इंक्रीज होते हैं तो इनको डेबिट करते हैं, जब ये आपके पास से चले जाते हैं तो कंपनी इसको क्रेडिट करती है। बाकायदा हम आगे रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट के लेक्चर में समझाएंगे। आइए स्टूडेंट, एसेट समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं दूसरा पिलर, लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स आपको लायबिलिटीज का एक चार्ट बना के मैं दे रहा हूं जिसमें आपको याद करना होगा। लायबिलिटीज को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लायबिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर पार्ट्स, current liabilities and non-current liabilities. In other words you can say long-term liabilities. All those obligations which are usually payable within a year is called current liabilities. वो तमाम जिम्मेदारियां, वाजिबात स्टूडेंट्स जो हमें 1 साल के अंदर पे बैक या एडजस्ट करने होते हैं, वो हमें उसको क्या कहते हैं?
हम कहते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे हमने पीछे करंट एसेट्स में आपने देखा होगा, पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, वहां पढ़ा था बिल रिसीवेबल, वहां पढ़ा था नोट रिसीवेबल, वहां पैसे लेने थे स्टूडेंट्स, यहां पैसे देने हैं। देने में अकाउंट्स पेबल, बिल पेबल, नोट पेबल, यानी वहां रिसीवेबल है और यहां पेबल है। पेबल कब होता है स्टूडेंट्स? जब हम कोई माल क्रेडिट पे खरीदते हैं। मैंने किसी से मर्चेंडाइज क्रेडिट पे खरीदी है और हमें जो क्रेडिट पीरियड दिया गया है वो 30 डेज दिया गया है, तो 30 डेज के अंदर अंदर मुझे ये पेमेंट करनी है। लेकिन मैं जब तक पेमेंट नहीं करूंगा उसकी स्टूडेंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से लिखूंगा स्टूडेंट्स? अकाउंट्स पेबल के नाम से। अगर उसके बदले बिल कोई साइन हो गया है तो फिर वो अकाउंट्स पेबल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें स्टूडेंट्स? बिल पेबल में। और बाकायदा अगर हमने गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया ये प्रोमाइसरी नोट, तो फिर वो कहलाएगा स्टूडेंट नोट पेबल। इसमें नोट पेबल में पीरियड भी आता है, नोट रिसीवेबल में पीरियड भी आता है कि कितने 2 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, 6 मंथ का है स्टूडेंट। इन शॉर्ट यू कैन से, अगर किसी के आगे पेबल लिखा हुआ है और वो विद इन अ ईयर है तो वो हमारी करंट लायबिलिटी है। आगे आइए स्टूडेंट, उसके बाद हम आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट या इन शॉर्ट ओडी से क्या मकसद है स्टूडेंट? ओडी से मकसद ये होता है कि आपने बैंक से जितने जमा कराए थे बैंक अकाउंट में उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिए। आपका अकाउंट ओडी अकाउंट था। फॉर एग्जांपल आपके बैंक में 10,000 थे, आपने विड्रॉ कर लिए 12,000 और आपका ओडी अकाउंट है, बैंक ने आपको एक्सेस अमाउंट दे भी दी। अब आपका क्या फर्ज बनता है कि वो 2,000 एक ना एक दिन बैंक को पे बैक करें। लेकिन स्टूडेंट्स, जब तक आप वो 2,000 पे बैक नहीं कर रहे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको आप किस नाम से लिख के रखेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपकी लायबिलिटी है। आगे आइए स्टूडेंट, इसी तरह एक और लायबिलिटी अनअर्न्ड इनकम। शुक्रिया। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम स्टूडेंट्स हमारी क्या है? लायबिलिटी है। कोई इनकम एडवांस में ले ली। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग अ रियल एस्टेट इन कराची, मैं कोई रियल एस्टेट रन कर रहा हूं और कोई मुझे, मेरा क्लाइंट एडवांस पेमेंट कर दे कि भाई मुझे फला प्रॉपर्टी दिला दे, 100,000 उसने मुझे दे दिए और अभी तक आई हैव येट नॉट प्रोवाइडेड द सर्विसेज, मैंने अभी सर्विसेज नहीं दी, मैंने उसको प्रॉपर्टी नहीं दिलाई है। तो बताइए, जब तक वो पैसा मेरे पास एडवांस पड़ा हुआ है और मैंने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की हैं, तो इट मीन्स को वो इनकम, वो मेरी इनकम नहीं, मेरी लायबिलिटी है। और उस लायबिलिटी को स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे? अनअर्न्ड इनकम। अगर ये मर्चेंडाइज के बदले हो, कोई मर्चेंडाइज के बदले एडवांस दे दे, तो फिर ये कहलाता है क्या? हम इसको स्टूडेंट्स कहते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कि कस्टमर जो है हमें एडवांस दे दे किसी मर्चेंडाइज के बदले, तो उसको, वो भी हमारी लायबिलिटी है। किसी सर्विस के बदले में इनकम आ रही है तो अनअर्न्ड इनकम है, और स्टूडेंट मर्चेंडाइज के बदले में एडवांस आ रहा है तो वो कहलाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जो स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो भी हमारी लायबिलिटी है। आगे आइए स्टूडेंट, इसी तरह साल के आखिर में कुछ सैलरी पे करने से रह गई है, वो भी हमारी लायबिलिटी है, सैलरीज पेएबल। इसके अलावा और भी बहुत सी हैं, रेंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, वेजेस पेएबल। ये आगे चल के सवालात में अभी वोकैबुलरीज आएंगी, वहां और अच्छा आपको समझ में आएगा। आइए स्टूडेंट, वो तमाम लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अदा करते हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और जो 1 साल के बाद अदा करनी हो वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बैंक लोन पेएबल। स्टूडेंट, बैंक लोन पेएबल हमारी कौन सी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। हमने बैंक से लोन लिया है, 5 साल में पे करना है, 10 साल में पे करना है। तो स्टूडेंट्स, जो लायबिलिटीज 1 साल के बाद हमें अदा करनी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बैंक लोन। इसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे बॉन्ड्स पेएबल, डिबेंचर्स और मॉर्गेज पेएबल। इससे मकसद क्या है स्टूडेंट्स कि कुछ सर्टिफिकेट किसी कंपनी ने, जैसे मेरी कंपनी ने जारी किए बॉन्ड्स या डिबेंचर्स, पब्लिक को बेचे, पब्लिक को सोल्ड किए, पब्लिक से पैसे लिए, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए। फिर हम डिटेल में जाएंगे, जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी कि ये बॉन्ड्स और डिबेंचर में और क्या फीचर्स होते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि हमने सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा लिया है पब्लिक से फॉर अ सर्टेन पीरियड, किसी खास 5 साल 8 साल के लिए। हर साल अब हम उनको उस पे इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे, और जब वो हम उनको रिडीम करेंगे, वापस करेंगे, रिडीम होगा वो, तो उस बॉन्ड्स पेएबल का पैसा पब्लिक को हम एक न एक दिन वापस कर देंगे उन इन्वेस्टर को।
तो इट मीन्स कि ये पैसा हमें रखना नहीं है, इन सर्टिफिकेट का पैसा, ये पैसा हमें पब्लिक को जिन्होंने सर्टिफिकेट खरीदे उनको वापस करना है। ये किस किस नाम से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? बॉन्ड्स पेबल के नाम से, डिबेंचर्स के नाम से, मॉर्गेज डिबेंचर्स के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसमें रूल्स भी आपको नजर आ रहे हैं ऊपर कि लायबिलिटीज, ये तमाम लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, और जब ये लायबिलिटीज हम पे बैक कर देंगे, वापस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी, तो इसको डेबिट कर देंगे। लेकिन मैंने अर्ज किया कि जब हम बाकायदा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे तो फिर बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ चार्ट्स बना के आपको ये वोकैबुलरीज याद करा रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट अब तीसरी पिलर्स की तरफ चलते हैं, तीसरे पिलर की तरफ चलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तीसरा पिलर है ओनर्स इक्विटी, जिसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं बेटा। ये इसमें दो ही नाम आते हैं स्टूडेंट, आपको 3001 और 3002 स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। 3001 जो है स्टूडेंट वो हमारा कैपिटल है और 3002 जो है वो हमारा ड्राइंग है स्टूडेंट्स। तो ये जो कैपिटल और ड्राइंग है, इसके क्या, ये दो वोकैबुलरीज इसमें आती हैं। कैपिटल से मकसद क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर। किसी भी बिजनेस ओनर जो अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसको हम अकाउंटिंग में क्लासिफाई ओनर इक्विटी में करते हैं। किस नाम से स्टूडेंट्स? कैपिटल के नाम से। फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्ट माई कैस्पियन कॉलेज बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 1 मिलियन। तो वो 1 मिलियन मेरा उस कैस्पियन कॉलेज में स्टूडेंट क्या है? कैपिटल है। वो मेरा कैपिटल, वो मेरी एक अलग एंटिटी है। तो वो मेरी एक अलग एंटिटी का कैपिटल कितना है? 1 मिलियन। तो कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, जो इन्वेस्टमेंट करे ओनर। लेकिन स्टूडेंट्स यकीनन सोल पार्टनरशिप या पार्टनरशिप के अंदर जो ओनर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल यूज के लिए पैसा वापस भी निकाल सकते हैं। तो जब आप पर्सनल यूज के लिए पैसा वापस निकालें तो इसका कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी जो है स्टूडेंट वो कहलाती है ड्राइंग। कैपिटल इसकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है और ड्राइंग से मकसद क्या है स्टूडेंट? वो पैसा जो हम जाती इस्तेमाल के लिए वापस कारोबार से निकालने स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगा? ड्राइंग कहलाएगा। ठीक है, ड्राइंग इज द कॉन्ट्रा अकाउंट है, ये कॉन्ट्रा ओनर इक्विटी अकाउंट है। ठीक है, आपको कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉन्ट्रा अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज अपोजिट ऑफ अ नॉर्मल बैलेंस ऑफ एन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अगर नॉर्मल बैलेंस है तो इसका कॉन्ट्रा क्या है? ड्राइंग है। आगे चल के भी मजीद कॉन्ट्रा अकाउंट्स आ रहे हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अगर ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो तो डेबिट। जब ट्रांजैक्शंस कराएंगे तो मजीद डिटेल में बताएंगे कि ओनर इक्विटी जो इंक्रीज होती है वो कैपिटल के नाम से होती है और जो डिक्रीज होती है वो ड्राइंग के नाम से होती है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ओनर इक्विटी भी समझ में आ गई होगी, प्रोप्राइटरशिप भी समझ में आ गया होगा। आइए हम चौथे पिलर की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में हम चौथे पिलर पे आ गए। चौथे पिलर का नाम है रेवेन्यू। स्टूडेंट्स, रेवेन्यू आमदनी, इनकम में सबसे पहला ट्रेडिंग बिजनेस का नाम आपके सामने नजर आ रहा है सेल्स। इम्तियाज स्टोर है, चेज है और आपका जो बड़ी बड़ी मैक्रो मार्केट्स हैं, आपका वॉलमार्ट्स है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो माल मेडिकल स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर्स हैं, इनकी रेवेन्यू का क्या अकाउंट इस्तेमाल करते हैं लोग? स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है सेल यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई एक रियल एस्टेट का काम कर रहा है या कोई स्टेट एजेंसी का काम कर रहा है या ब्रोकेज का कोई काम कर रहा है, कमीशन पे काम करता है उसकी वो कंपनी, तो वो जो अपने क्लाइंट से कमीशन लेते हैं तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किस नाम से लिखेंगे? कमीशन। अच्छा, इसके बाद आप 4003 पे देखिए कि रेंट इनकम। बास कंपनीज अपनी गाड़ियां, जनरेटर्स, कंप्यूटर्स अपने रेंट पे देते हैं, तो वो जो रेंट वो कलेक्ट करते हैं वो किस नाम से लिखते हैं? रेंट इनकम। इसके बाद आप देखिए एक और रेवेन्यू, फीस इनकम। चाहे कैस्पियन कॉलेज हो, चाहे टीसीआई हो, शाजी कॉलेजिएट हो, ये अपने स्टूडेंट से फीस लेती है, तो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो स्टूडेंट से फीस लेते हैं उसको किस नाम से लिखते हैं? फीस इनकम के नाम से लिखते हैं। इसी तरह स्टूडेंट कन्वेंशनल बैंक्स जो हैं लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उस लोन पे वो उनसे क्या लेते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनकी कौन सी आमदनी है स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट इनकम है। अच्छा स्टूडेंट, यहां दो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट आए हैं, जैसे सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न। ये हमारी रेवेन्यू तो है लेकिन रेवेन्यू अपोजिट रेवेन्यू
और अपोजिट रेवेन्यू को किस नाम से हम कॉल करेंगे? कॉन्ट्रा रेवेन्यू, जैसे सेल डिस्काउंट। अच्छा, सेल डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में बहुत फर्क होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा, सेल डिस्काउंट से मकसद यहाँ पे वो डिस्काउंट है जो हम अपने कस्टमर को जब हम क्रेडिट पे माल सोल्ड करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड देते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दें तो हम आपसे 2% कम लेंगे, यानी 2/10, यानी 2% डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं, अलाउ करते हैं इफ द पेमेंट मेड विद इन 10 डेज। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर 10 डेज में पैसे दे देता है तो हम उससे फिर पूरे पैसे नहीं लेंगे, हम उससे 2% कम लेंगे। वो जो 2% कम लेंगे स्टूडेंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको स्टूडेंट किस नाम से लिखेंगे? हम लोग सेल डिस्काउंट के नाम से लिखेंगे। लेकिन इससे हमारी रेवेन्यू बढ़ती नहीं है, रेवेन्यू कम हो जाती है। दैट्स वाई आप देखें उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट से डिफरेंट है बिकॉज दिस डिस्काउंट इज डिपेंड ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। अर्ली पेमेंट पे ये डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, अदरवाइज नहीं। ये बार्गेन या हमारे लॉयल कस्टमर्स जो हैं उनको माल बेचने पे जो हम डिस्काउंट देते हैं वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो सेल डिस्काउंट नहीं है। सेल डिस्काउंट से मकसद एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया, अगर कस्टमर उसमें पैसे दे दे तो कुछ परसेंटेज हम उससे कम ले लेते हैं। इसी तरह आगे आइए स्टूडेंट्स, आपके सामने नजर आ रहा है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या है स्टूडेंट्स? कि हमने जो कस्टमर्स को माल बेचा है वो कस्टमर्स ने कुछ डिफेक्टिव होने की वजह से, इसका पूरा नाम है स्टूडेंट सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। इसका पूरा नाम है स्टूडेंट सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। ये भी हमारी कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सोल्ड 10 कंप्यूटर टू XYZ कंपनी। मैंने 10 कंप्यूटर्स बेचे। अब उसमें से अगर एक कंप्यूटर रिटर्न हो गया तो पहले मेरी सेल 10 कंप्यूटर्स थे, एक रिटर्न हो गया तो अब मेरी सेल कितनी है? 9 कंप्यूटर्स। इट मींस कि मेरी सेल कम हो गई। दैट इज कॉल्ड सेल रिटर्न, और ये हमारी कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। इसी तरह स्टूडेंट मुख्तलिफ कंपनीज मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो अगेंस्ट ऑफ देयर सर्विसेज दे आर रिसीविंग सम मनी। वो जो पैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, उस पैसे को स्टूडेंट्स आप लोग क्या कहते हैं? सर्विस इनकम। क्या कहते हैं स्टूडेंट? सर्विस इनकम। इट मींस कि डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट इनकम्स होती हैं। अगर डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट इनकम्स होती हैं, आपके सामने रेवेन्यू अकाउंट में नजर आ रही है। बिजनेस और डिफरेंट बिजनेस टाइप, डिफरेंट बिजनेस इनकम्स, जो आपने अभी रेवेन्यू में पढ़ा। अच्छा, इसके रूल्स भी आपको नजर आ रहे हैं कि जब मेरी रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट पे आएगी, और जब ये रेवेन्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट पे आएगी। और रेवेन्यू डिक्रीज किस तरह होती है? 4006 और 4007 में आपको दो कॉन्ट्रा रेवेन्यू नजर आ रहे हैं कि इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लेकिन इन दो केसेस के अंदर, सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न के अंदर, रेवेन्यू कम होगी तो डेबिट होगी। बाकायदा जब हम उसकी आपको टूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बाकायदा आपको ट्रांजैक्शन के साथ समझाएंगे, वहां ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई होप स्टूडेंट आपकी बात समझ में आ गई होगी। एट लास्ट अब हमारी आखिरी जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं हम, वो है एक्सपेंसेस। आइए स्टूडेंट्स हम एक्सपेंसेस डिस्कस करते हैं। एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। सबसे बड़ा एक्सपेंस यहाँ पर ट्रेडिंग बिजनेस का, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का परचेजेस है। भाई, जब कोई माल आप बेचना चाहते तो माल पहले खरीदेंगे भी तो जब आप माल खरीदेंगे तो स्टूडेंट्स किस नाम से लिखेंगे? परचेज। लेकिन याद रखिएगा ये वो माल है, दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। अगर आप अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीद रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए एयर कंडीशन खरीद रहे हैं, तो उसको परचेजेस के नाम से नहीं लिखेंगे। परचेजेस के लिखने के लिए जरूरी है कि वो मर्चेंडाइज जो वापस कस्टमर को आपको बेचनी है। अच्छा, इसमें भी आप देखिए दो कॉन्ट्रा एक्सपेंस आ गए, से परचेज डिस्काउंट और परचेज रिटर्न। ये परचेज डिस्काउंट क्या है? हमने जिस सप्लायर से माल परचेज किया है उसने हमें कोई ऑफर दी और वो ऑफर हमने एक्सेप्ट किया और डिस्काउंट रिसीव किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सप्लायर ने हमसे कहा 100,000 का माल हमने उससे परचेज किया क्रेडिट पर। उसने हमसे कहा कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट कर दो तो हम आपसे पूरी पेमेंट नहीं 2% कम लेंगे, और वी मेड द पेमेंट विद इन 10 डेज। हमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी, तो इट मींस हमने क्या 100,000 दिए होंगे या 98? वो जो 2,000 का डिस्काउंट हमने रिसीव्ड किया है, उस डिस्काउंट रिसीव्ड को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? हम परचेज डिस्काउंट। इसके लिए भी मैं वाजे कर दूं, इस डिस्काउंट में भी प्रॉम्प्ट पेमेंट पे है ये कि अगर हम अर्ली पेमेंट करेंगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा, इससे हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा, एक्सपेंस कम हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम अपने सप्लायर से जो माल खरीदें और कुछ माल अगर नाकिस हो, डिफेक्टिव हो, और वो हम वापस कर दें तो हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न। यानी परचेजेस डेबिट होगा और ये दो कॉन्ट्रा एक्सपेंस
जिनसे एक्सपेंस हमारा कम हो जाएगा, तो ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। आइए स्टूडेंट, और भी मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें कमीशन एक्सपेंस, हमने किसी क्लाइंट से कोई काम करवाया है, क्लाइंट कर रहा हूं, किसी पार्टी से कोई काम कराया है, उसको हम कमीशन पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कमीशन एक्सपेंस, अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज पे कर रहे हैं, ये हमारा सैलरीज एक्सपेंस है। आगे चल के मैं आपको ये जो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये मैचिंग और कॉन्सेप्ट वगैरह के एक्सपेंस जो किस साल के कौन से एक्सपेंस होते हैं उसी साल रिकॉर्ड होने चाहिए, ये आगे के लेक्चर्स में हम सिखाएंगे आपको। इसी तरह इस साल जो रेंट पे किया इस महीने या साल, वो रेंट एक्सपेंस है। अपनी चीजों को इंश्योर्ड कराया, इंश्योरेंस एक्सपेंस। हमने डेली वेजेस पे लोग रखे हुए, उनको जो हम मुलाजमीन को पैसे पे कर रहे हैं, वेजेस एक्सपेंस। अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए हम एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ चैनल्स पे कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में कर रहे हैं, वो सब एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। जो स्टेशनरी का सामान कंज्यूम्ड हो जाएगा स्टूडेंट, वो कहलाएगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। इसी तरह अगर हमने लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह लिया हुआ है, उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। यहाँ बड़ी अहम बात है स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा रेवेन्यू और इस स्लाइड में पढ़ा एक्सपेंस। If you want to calculate your profit, the equation is profit is equal to revenue minus expense. पिछली स्लाइड पे जितनी रेवेन्यू है उन सबको जमा कर लिया जाए, और इस स्लाइड पे जितने एक्सपेंस है, अगर इनकी अमाउंट्स गिवन हो, इनको भी प्लस कर लिया जाए, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिए जाए, तो उस कंपनी का उस साल का प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट बहुत ही आसान अल्फाज में, बिल्कुल ताकि आपके फौरन समझ में आए, ये पूरा आपको चार्ट ऑफ अकाउंट समझाया, क्लासिफाई करके दिखाया, पांचों पिलर्स को समझाया। इसको कई बार इस वीडियो को आप देखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे सारे। और फिर मैं क्लास में आपसे मुख्तलिफ अकाउंट्स के नाम लूंगा और आपसे क्लासिफाई पूछूंगा। किस तरह पूछूंगा, जैसे मैं यूं पूछूंगा क्लास में आपसे कि भाई कैश का ताल्लुक किससे है, तो आप बताएंगे एसेट से है। मैं पूछूंगा कैपिटल का ताल्लुक किससे है, तो आप कहेंगे ओनर इक्विटी से है। मैं पूछूंगा सेल का ताल्लुक किससे है, तो आप कहेंगे रेवेन्यू से है। इस तरह इसको मेमोराइज कीजिए, ताकि जब मैं आगे जेनेटिज बनाना आपको सिखाऊं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को जेनेटिज में रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करने में आसानी रहे और बाआसानी आप जनरल एंट्रीज पास कर सकें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।